नवंबर की राजनीति को आप किस और देख रहे हैं आज की डेट में? बनी उसी तरीके से 2016 से पनवेल कॉरपोरेशन का निर्माण हो चुका है। उसका एक हिस्सा मैं समझता हूँ कि उलवा नोड भी हो सकता है, द्रोणागिरी नोड भी हो सकता है, जो अभी भी द्रोणागिरी नोड उलवा नोड में है, पर वो पनवेल कॉरपोरेशन का अभी भी हिस्सा नहीं बन चुका है। पर सड़कों के हिसाब से सारा नवी मुंबई है। बतौर एमएलए मैंने अपनी ओर से उसके लिए फॉलो किया है, पर ये लोकसभा चुनाव का मुद्दा नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि लोकसभा चुनाव में पानी का भी अवसर मिला है। सबसे बड़ा है सर यहाँ का जो इशू पानी का। आपने भी कई आंदोलन किए हैं, हमने कवरेज भी किया है। आपने सिडको से सवाल पूछा था, पानी की समस्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, इसके लिए ये सबसे बड़ा मुद्दा नहीं बनने वाला है? आपको क्या लगता है? ऐसा है कि पानी यहाँ का एक बड़ा इशू है और पूरे सिडको एरिया में आज बहुत सारे लोगों को पानी की तकलीफ सहनी पड़ती है। बहुत सारे सोसाइटीज रोज के रोज प्राइवेट टैंकर्स मंगा रही है, जिसका खर्चा उन सोसाइटीज को उठाना पड़ता है, जो कि सिडको ने उठाना चाहिए। बिजली, रोड्स, इस इशू पे हम वोटिंग नहीं करते। उसके लिए कॉर्पोरेशन का चुनाव है कि जो एक फोरम है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो आज पूरे 10 सालों में इस देश की जनता के दिलों में आज जाकर बसे हैं। सर, मावल जो क्षेत्र है इसमें अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारी पार्टी खड़ी हो रही है इलेक्शन के लिए, अपना अपना मुद्दा ला रही है, और बीजेपी में जो कटाक्ष हो रहा है कि पैसे का लेन देन से सारी पार्टियों के एमएलए को यहाँ पर लिया जा रहा है, या चुन के आएंगे मुस्लिम वोटर को यहाँ पर दरकिनार किया जाएगा, इसमें कितनी सच्चाई है? इसके पहले वाली सरकारें थी जो परफॉर्म नहीं कर पाती थी, वो योजना इंप्लीमेंट ना हो पाए तो उसका कुछ फायदा नहीं। उन्होंने देते वक्त ये कौन सी जाति के लोगों को देना है, कौन से धर्म के लोगों को देना है, ये नहीं सोचा। उन्होंने सबको दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना से घर दिए, सबको दिए। शौचालय जिनको देने थे दिए, सबको दिए। कोविड के डोसेस देने थे, सब लोगों को कोविड के डोसेस मिले। ये कहा है सबका साथ सबका विकास, वो करके दिखाते हैं। जो पार्टियां ऐसा करने में नाकाम रही, जो पार्टियां सिर्फ कहती रही, कर नहीं पाई, वो मोदी जी के ऊपर गलत सलत यहाँ पर इल्जाम लगाते रहते हैं। अगर कांग्रेस के एमपी आते हैं तो 3 तलाक वापस लेके आएंगे, जो वहां पर आर्टिकल 370 लगा था वापस हटाया जाएगा। तो सर, इन चीजों पर क्या लगता है कि ये सारी चीजें किस वे में आप देख रहे हैं? क्या ये चुनाव में प्रभाव डालने वाला है? तो महात्मा गांधी जी ने उसी वक्त कहा था कि कांग्रेस का विसर्जन किया जाए, जो उस वक्त के नेताओं ने सोचा नहीं, किया नहीं। कि 370 कलम हटाया गया है, उसको फिर इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी फिर एक बार भारत माता की पैरों में जंजीरें डालेंगे। कि राहुल गांधी ने कहा 72,000 सालाना देंगे किसान को, मोदी जी ने कहा 6,000 देंगे। तो जो 6,000 नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक न्यूज 24 स्पेशल शो सीधे सवाल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे जो गेस्ट हैं नवी मुंबई बीजेपी के एमएलए प्रशांत ठाकुर जी हैं। आज उनसे सीधे सवाल करेंगे कि नवी मुंबई की राजनीति में क्या हो रहा है, आने वाले समय पर उनका एजेंडा क्या होने वाला है। आप देख रहे हैं अभी चुनावी विषाद बिछा हुआ है। एक तरफ एक पक्ष कुछ और बोल रहे हैं, दूसरे पक्ष कुछ और बोल रहे हैं। आज हम सीधे सवाल में उनसे रूबरू होंगे। नमस्कार सर, द पब्लिक में आपका नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, नवंबर की राजनीति को आप किस और देख रहे हैं आज की डेट में? जब हम नवी मुंबई शहर की बात करते हैं तो नवी मुंबई शहर में अब रायगढ़ जिला और ठाणे जिला, ये 2 डिवीजन अब हो चुके हैं। सिडको ने ये पूरा नवी मुंबई डेवलप किया, और इस नवी मुंबई में अब नवी मुंबई कॉरपोरेशन जैसे 1992 में बनी, उसी तरीके से 2016 से पनवेल कॉरपोरेशन का निर्माण हो चुका है। और सिडको के माध्यम से जो शहर यहाँ पर बन रहा है, उसका एक हिस्सा मैं समझता हूँ कि उलवा नोड भी हो सकता है, द्रोणागिरी नोड भी हो सकता है, जो अभी भी पनवेल तालुका में तो उलवा नोड है, द्रोणागिरी नोड उलवा नोड में है, पर वो पनवेल कॉरपोरेशन का अभी भी हिस्सा नहीं बन चुका है। पर सिडको के हिसाब से सारा नवी मुंबई है। अब चूंकि इसको पूरे सिडको ने डेवलप किया हुआ है, तो काफी सारी डेवलपमेंट सिडको के माध्यम से होने के लिए हमने इसका फॉलोअप किया है। बतौर एमएलए मैंने अपनी ओर से उसके लिए फॉलोअप किया है। एक समय में हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी के वजह से मुझे सिडको का चेयरमैन बतौर काम करने का भी अवसर मिला है,
और मैं विधायक होने के नाते इस पनवेल विधानसभा क्षेत्र, जिसमें पनवेल कॉरपोरेशन का सारा हिस्सा आता है, इसमें डेवलपमेंट के ज्यादा से ज्यादा काम आए और साथ साथ यहाँ की समस्या कम से कम हो, इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा सर, नवी मुंबई की जनता सबसे बड़ा है सर यहाँ का जो इशू पानी का। आपने भी कई आंदोलन किए हैं, हमने कवरेज भी किया है। आपने सिडको से सवाल भी पूछा था, पानी की समस्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, इसके लिए ये सबसे बड़ा मुद्दा नहीं बनने वाला है, आपको क्या लगता है? ऐसा है कि पानी यहाँ का एक बड़ा इशू है और पूरे सिडको एरिया में आज बहुत सारे लोगों को पानी की तकलीफ सहनी पड़ती है। बहुत सारे सोसाइटीज रोज के रोज प्राइवेट टैंकर्स मंगा रही है, जिसका खर्चा उन सोसाइटीज को उठाना पड़ता है, जो कि सिडको ने उठाना चाहिए। पर ये लोकसभा चुनाव का मुद्दा नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि लोकसभा चुनाव में पानी, बिजली, रोड्स, इस इशू पे हम वोटिंग नहीं करते। उसके लिए कॉर्पोरेशन का चुनाव है कि जो एक फोरम है कि जहां पर हम ये मुद्दे उठा सकते हैं और वो लेवल पर इसके लिए जो काम अच्छा करने वाली पार्टी है उसके बारे में हम लोग सोच विचार कर सकते हैं। जब लोकसभा चुनाव की बात आती है तो लोकसभा चुनाव लड़ने वाले और लोकसभा चुनाव के माध्यम से वोट देने वाले लोगों ने उसके लिए प्रेफरेंस देना चाहिए। लोकसभा चुनाव से लड़के जो चुनकर आएगा वो कहाँ जाएगा, वो कहाँ काम करेगा। तो लोकसभा में हमारे एमपी बारने जी इसके पहले 10 साल काम कर चुके हैं और 10 सालों में इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलग अलग इश्यूज को बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर चुके हैं और पूरे देश की लोकसभा में सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले, देश की संसद में सबसे ज्यादा सवाल उठाने वाले ऐसे एमपीज में उनका नाम लिया जाता है। और मैं समझता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो आज पूरे 10 सालों में इस देश की जनता के दिलों में आज जाकर बसे हैं, उनको फिर एक बार प्रधानमंत्री बनने के लिए पनवेल और देश की जनता ने मन में तय कर लिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी को अगर चुनकर देना है प्रधानमंत्री तो बारने साहब को फिर एक बार एमपी बनाना पड़ेगा। ये भी मन या मावल क्षेत्र की, पनवेल के क्षेत्र की जनता बना चुकी है। सर, मावल जो क्षेत्र है इसमें अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारी पार्टियां खड़ी हो रही है इलेक्शन के लिए, अपना अपना मुद्दा ला रही है और बीजेपी में जो कटाक्ष हो रहा है कि पैसे का लेन देन से सारी पार्टियों के एमएलए को यहाँ पर लिया जा रहा है या चुन के आएंगे मुस्लिम वोटर को यहाँ पर दरकिनार किया जाएगा, इसमें कितनी सच्चाई है? देश के प्रधानमंत्री होने के नाते मोदी जी ने पिछले 10 सालों में जो काम किया है वो काम अगर हम नजर के सामने लाए तो उनका टैगलाइन है सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास मोदी जी जो कहते हैं, कहते नहीं करके दिखाते हैं। इसके पहले वाली सरकारें थी जो परफॉर्म नहीं कर पाती थी। योजना तो कई बार बनती है, अगर वो योजना इंप्लीमेंट ना हो पाए तो उसका कुछ फायदा नहीं। हमने देखा है मोदी जी ने जब कहा सबका साथ सबका विकास, उन्होंने जब गैस सिलेंडर दिए जिनके घर में नहीं थे, उन्होंने देते वक्त ये कौन सी जाति के लोगों को देना है, कौन से धर्म के लोगों को देना है, ये नहीं सोचा, उन्होंने सबको दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना से घर दिए, सबको दिए। शौचालय जिनको देने थे दिए, सबको दिए। कोविड के डोसेस देने थे, सब लोगों को कोविड के डोसेस मिले। कोविड की आपदा आई, अनाज मुफ्त देने की घोषणा मोदी जी ने की तो सब लोगों को अनाज मुफ्त दिया गया। तो मैं समझता हूं कि इसमें हिंदू मुस्लिम कोई बंटवारा नहीं हुआ, इसमें कहीं भी ध्रुवीकरण नहीं हुआ। डेवलपमेंट करते वक्त मोदी जी ने सबका साथ और सबका विकास किया हुआ है। विदेशों में अगर कोई स्टूडेंट्स अटके किसी वक्त, उसका धर्म देखकर उसको वापस नहीं लाया। अगर कोई जो हम लोग कहे एमिरेट्स देश है या उस आखाती देशों में जहां कहीं भी मजदूर अटके, उनको लाते वक्त कहीं धर्म का विचार नहीं किया और स्टूडेंट्स को लाते वक्त तो देश का भी विचार मोदी जी ने नहीं किया, पाकिस्तान के भी स्टूडेंट्स को लेके आए। तो ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि मोदी जी काम करते वक्त किसी भी धर्म के लिए राजनीति नहीं करते। मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास, वो करके दिखाते हैं। जो पार्टियां ऐसा करने में नाकाम रही, जो पार्टियां सिर्फ कहती रही कर नहीं पाई, वो मोदी जी के ऊपर गलत सलत यहाँ पर इल्जाम लगाते रहते हैं और ये इल्जाम लगाने के बाद में मोदी जी की छवि खराब होगी ऐसा सोचते हैं। और ऐसी पार्टियां, उनका नकाब उतर जाता है
मोदी जी बेदाग बनकर लोगों के सामने आ जाए। अच्छा सर, अभी कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है, अगर कांग्रेस के एमपी आते हैं तो 3 तलाक वापस लेके आएंगे, जो वहां पर आर्टिकल 370 लगा था वापस हटाया जाएगा, हर किसी को 1 लाख रुपए मिलेगा, प्लस उनके रोजगार का उन्होंने उठाया है कि रोजगार देंगे। तो सर इन चीजों पर क्या लगता है कि ये सारी चीजें किस वे में आप देख रहे हैं, क्या ये चुनाव में प्रभाव डालने वाला है? हम देख सकते हैं कि देश की स्वतंत्रता के लिए जो पार्टी लड़ी वो कांग्रेस, वो महात्मा गांधी जी ने उसी वक्त कहा था कि कांग्रेस का विसर्जन किया जाए, जो उस वक्त के नेताओं ने सोचा नहीं, किया नहीं, और उसकी परिणति आज ये हो रही कि सत्ता में आने के लिए 10 साल सत्ता से दूर रहे, आने के लिए जो 70 साल सत्ता में रहे, वो 70 सालों में जो करते रहे उसके भी विपरीत करने की आज कोशिश कर रहे हैं। जो हम लोग कहते हैं कि 370 कलम हटाया गया है उसको फिर इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी फिर एक बार भारत माता की पैरों में जंजीरें डालेंगे, ये उनका कहना है। उनका ये कहना है कि 3 तलाक हम लोग यहाँ पर उसके ऊपर जो पाबंदी लगाई गई है उसको हटाएंगे। तो इसका मतलब है कि लोगों के धर्म के पैरों में पाबंदियां डालने का काम, जो आज देश के कई सारे ऐसे देश है जो अपने आप को पूरी तरीके से इस्लामिक स्टेट कहलाते हैं, ऐसे देशों में जो कायदे कानून नहीं है वो भारत में लाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस किसी का भी, किसी जाति का, किसी धर्म का हित नहीं चाहती है, वो बस उस धर्म का वोट चाहती है, उस जाति का वोट चाहती है। वरना जो बाबा साहब का संविधान जिसको बचाने की बात करते हैं, जिसको तोड़ने का इल्जाम भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं, वो तोड़ने की सही मायने में कोशिश तो कांग्रेस कर रही है। तो लोगों के सामने ये नकाब अब फट रहा है और कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा लोगों के सामने आ रहा है, जब इन्होंने किसान को 72,000 रुपया सालाना देने की बात की, मोदी जी ने 6,000 देने की बात की 2019 में। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की 282 सीटें थी, जो 2019 में 303 आई। बावजूद इसके कि राहुल गांधी ने कहा 72,000 सालाना देंगे किसान को, मोदी जी ने कहा 6,000 देंगे। तो जो 6,000 देने की बात थी, 72,000 वाले देने को नहीं माना, 6,000 वाले को वोट दे दिया। अब 1 लाख की बात करते हो, किस अकाउंट में राहुल गांधी ये पैसा डालना चाहते हैं? उस अकाउंट में जो मोदी जी ने खुलवाया है, जनधन खाते। तो ये कांग्रेस के लिए, मैं समझता हूं कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं के लिए शर्मनाक बात है कि उनका नेता ना चुनाव को सीरियसली लेता है, ना पार्टी को सीरियसली लेता है। तभी तो उनके राज्य के, स्टेट के अध्यक्ष, दिल्ली के अध्यक्ष उनकी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। और ऐसे कई सारे हम लोग आने वाले समय में देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता पहले समय में कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं, आने वाले समय में भी कांग्रेस की और कांग्रेस के स्पेशल विशेष रूप से नेताओं की इसी मैं कहूंगा कि उनकी ये जो सारी पार्टी को गड्ढे में डालने की जो सारी प्रयास है उसके खिलाफ उतरकर कांग्रेस पार्टी को छोड़ दें। अच्छा सर, इस बार का जो अभी आपने कई चुनाव में आप जा रहे हैं सर, सवाल भी उठते होंगे, सवाल का जवाब भी देते हैं। अभी नवी मुंबई की जनता आपसे क्या उम्मीद कर रही है? आपको क्या लगता है? मैं समझता हूं कि आज देश में जो सरकार चल रही है, ये सरकार ने इस देश के हर जनरेशन के मन में बहुत सारी आशाएं यहाँ पर उनके मन में जीवित कर दी है। एक समय 2010 से 14 से पहले ऐसा था, 10 साल पहले, कि उस वक्त हमारी देश की इकोनॉमी फ्रैजाइल 5 में गिनी जाती थी। फ्रैजाइल 5 कभी भी गिर कर, टूट कर बिखर सकती थी, ऐसी इकोनॉमी थी हमारी। आज टॉप 5 इकोनॉमीज में हमारी देश की अर्थव्यवस्था आ चुकी है, और यही यहाँ पर माहौल कायम रहा तो उसका फायदा ये होगा कि देश की सरकार जो कदम उठाएगी उसके ऊपर इंडस्ट्रियलिस्ट विश्वास करेंगे, और इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी ओर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस देश में करेंगे। उसका फायदा यह होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। लोग जो आज हम देख रहे थे, मोदी जी ने पॉलिसी लाई, तब जाकर स्टार्टअप हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में उभर कर आ रहे हैं। ये स्टार्टअप करने वाले क्या सोचते हैं? ये स्टार्टअप करने वाले सोचते हैं कि हमें इस देश में अपने बलबूते पर काम करना है,
वरना तो हम 10 साल पहले ब्रेन ड्रेन की बात करते थे। ब्रेन ड्रेन यानी हमारे यहाँ पर अच्छी पढ़ाई करने वाले, IITs में, बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करने वाले लोग इस देश को छोड़कर अन्य देशों में जाकर बसते थे, क्योंकि उनको इस देश की व्यवस्था पर भरोसा नहीं था। उनको ये भरोसा नहीं था कि वो बिजनेस खोलेंगे तो बिजनेस यहाँ पर टिक पाएगा। उन्हें ये भरोसा नहीं था कि वो सिर्फ क्वालिफिकेशन के आधार पर, मेरिट के आधार पर, मेहनत के आधार पर इस देश में अपना नाम कमा सकते हैं और उनको कोई रोकेगा नहीं। मोदी जी ने पिछले 10 सालों में जो काम किया है, GST लाया, नोटबंदी लाई, लोगों को एट पार, हम कहते हैं कि एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया है। अब जिसमें दम है, हिम्मत है, मेहनत करेगा, ताकत है, बुद्धिमत्ता है, वो आगे बढ़ेगा। ये विश्वास लोगों के मन में आज मोदी जी ने पैदा किया, युवाओं के मन में पैदा किया है। आज हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश बनकर उभरा है। जनसंख्या भी हमारी सबसे ज्यादा है, पर युवा भी सबसे ज्यादा है। तो काम करने की जिनके मन में इच्छा है, ताकत है, ऐसी युवा पीढ़ी अगर आने वाले 5 साल में यही सरकार रहे और आने वाले 25 सालों का ब्लूप्रिंट जिस मोदी जी की सरकार ने लाया है, उनकी सरकार यहां पर रहेगी, तो वो युवाओं को विश्वास है, नवी मुंबई के क्षेत्र को विश्वास है कि मोदी जी हमें न्याय दिलाकर रहेंगे। हम अपने क्षेत्र की बात करें, जहां पर पनवेल का एरिया है, पनवेल में एयरपोर्ट आ रहा है। एयरपोर्ट के आते हमने देखा है कि कई सारा डेवलपमेंट जो इस क्षेत्र में है, ये डेवलपमेंट आने वाले समय में इससे 5 गुना 10 गुना तेजी से बढ़ेगा। एक अटल सेतु बना, मोदी जी उसके उद्घाटन के लिए आए। अटल सेतु बना तो अटल सेतु के बनते आज पूरा पनवेल और उरण का क्षेत्र साउथ मुंबई से ऐसे जुड़ा है मानो वो मुंबई का एक कोई हिस्सा है। आज हमारे पनवेल पलसपा के साई वर्ल्ड पैराडाइज जैसे प्रोजेक्ट एडवर्टाइज कर रहे हैं कि वी आर अ पार्ट ऑफ साउथ मुंबई, बुक योर होम इन साउथ मुंबई। तो इतना नजदीक आ गया है। आज लोगों को मुंबई में जाकर रहने की जरूरत नहीं है। जो पनवेल में काम करते हैं वो पनवेल में ही रह सकते हैं, मुंबई में अपने काम निपटा के 1 घंटे में वो आज इस क्षेत्र में वापस आ सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये कनेक्टिविटी की ताकत मोदी जी ने इस क्षेत्र को दी, तभी जाकर 16,000 17,000 करोड़ का खर्चा कर अटल सेतु का निर्माण हुआ। एयरपोर्ट बनेगा तो बिजनेसेस और बढ़ेंगे। हम देख रहे हैं कि कोस्टल रोड का निर्माण मुंबई में भी हो रहा है, उसी तरीके से सिडको भी कोस्टल रोड का निर्माण कर रही है। ये कोस्टल रोड JNPT एयरपोर्ट और खारघर को जोड़ेगा। यहीं से ये आगे तुरबा की तरफ बाय टनल जाएगा। हम पनवेल को ही देखेंगे आने वाले समय में, अटल सेतु को मल्टी मॉडल कॉरिडोर के माध्यम से जोड़ा जाएगा, तो मुंबई भी मल्टी मॉडल कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा, अटल सेतु जोड़ा जाएगा। आज इसी तरीके से जो मुंबई नागपुर बाला साहब ठाकरे साहब के नाम से जो समृद्धि महामार्ग है, वो मल्टी मॉडल कॉरिडोर को जोड़ा जाएगा। तो आने वाले समय में इनॉर्मस अपॉर्चुनिटीज, मोदी जी की भाषा में अपरिमित संभावनाएं यहाँ के क्षेत्र में है कि जिनका फायदा उठाते हुए यहाँ का युवा अपने आप को और बड़ा कर सकेगा। इसका फायदा इस क्षेत्र को होगा। पनवेल में टर्मिनस हो रहा है, मेट्रो से एक हिस्सा बेलापुर से तलोजा तक जुड़ चुका, अब इसी को एयरपोर्ट तक जोड़ा जाएगा। नैना के शहर बन रहे हैं, तो इस क्षेत्र का आने वाले 10 सालों में जो विकास होगा, देश में गिने चुने ऐसे शहर होंगे कि जहां पे ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये सारी डेवलपमेंट किसकी वजह से हो रही है? मोदी जी की वजह से हो रही है। तो मोदी जी और मोदी जी को लोग वोट करना चाहते हैं, मोदी जी का रिप्रेजेंटेशन करने वाले बारने जी को लोग जरूर वोट करेंगे, मुझे विश्वास। जी सर, मैं बात नवी मुंबई से, क्योंकि नवी मुंबई की जनता यहाँ पर देख रही है, मैं बात करना चाहूंगा आपके एरिया में। सर, डेवलपमेंट में शिक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है और शिक्षा को महत्व भी दिया जा रहा है मोदी जी के द्वारा। सरकारी स्कूल और कॉलेज कब सर यहाँ पर ज्यादा बनने वाले हैं? नहीं, इसके लिए ऐसा है कि सरकारी स्कूल और कॉलेज यहाँ पर है। पहले यहाँ पर जब कॉरपोरेशन नहीं थी 2016 से पहले, तो यहाँ के लगभग सभी गांवों में जिला परिषद के स्कूल बन चुके हैं। जिला परिषद के स्कूल बने, किसी जगह पर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा गया, कहीं पे अभी भी इमारतें, उसकी जो बिल्डिंग्स है वो पुरानी है। अब हमने पनवेल कॉर्पोरेशन के थ्रू जिला परिषद पर दबाव बनाने की कोशिश की पिछले 2 सालों में लगभग,
कि ये जल्द से जल्द जिला परिषद हैंडओवर करे। जिला परिषद वो अभी तक हैंडओवर नहीं कर रही है कॉर्पोरेशन को, और जब कॉर्पोरेशन इनको ओन करेगा तो कॉर्पोरेशन ये बिल्डिंग नए सिरे से बना पाएगा। फिर भी CSR के माध्यम से ओवा कैंप हुआ, जहां पर गोल्फ कोर्स है ऊपर धामोला हुआ, ऐसे जगह पे ये ओवा, यहाँ पर मुरबी, ऐसे स्कूल्स CSR के माध्यम से डेवलप हो, कॉर्पोरेशन के माध्यम से डेवलप हो, इसके लिए मैं फॉलोअप कर रहा हूं। हम कोशिश करेंगे ये जल्द से जल्द डेवलप होंगी, ताकि ये स्कूल्स जो गवर्नमेंट के, जिला परिषद के यानी गवर्नमेंट के स्कूल्स है, ये स्ट्रेंथन होंगे तो लोगों के पास एक विकल्प बना रहेगा कि प्राइवेट स्कूल में अगर उनको अपने बच्चे को पढ़ाने में कोई दिक्कत हो रही है तो ये सारे स्कूल्स है, इसमें भी वो अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे। अच्छा सर, लास्ट सवाल रहेगा, महागठबंधन है, जनता आपको क्यों चुन के दे, आप क्या बोलना चाहेंगे? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समझते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, देश की ताकत है, और हम किसी भी घर में जाए, कोई एक घर ऐसा नहीं मिलेगा कि जिस घर में मोदी जी की सरकार की योजना, कोई ना कोई योजना, उसका फायदा ना मिला हो। तो ऐसे प्रधानमंत्री पिछले 10 सालों में इस देश में है कि जिन्होंने 10 साल इस देश का कारोबार किया, पर एक भ्रष्टाचार का दाग उनके ऊपर नहीं लगा है। तो ऐसे प्रधानमंत्री है, डेवलपमेंट तो कई गुना हुआ, भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं, और इस देश के हर जनरेशन को, बहुत बार ये होता है 145 करोड़ जो आंकड़ा है, ये अपने आप में एक पोटेंशियल है, पर जब हमने देखा कि चाहे 370 कलम हटा, कश्मीर आज हमारे साथ में जुड़ता हुआ लोग पाते हैं, देश की जनता को उसमें खुशी है। राम मंदिर बना, नवनिर्माण हुआ, 500 साल के बाद वो मंदिर बना है। ये सांस्कृतिक धरोहर हमारे देश की है, जो विरासत हमारी देश की है, इससे हमको दूर करने की कोशिश कांग्रेस की सरकार कर रही थी, अब भी अपने उनके एजेंडा के माध्यम से वो कर रही है। ये सारे मुद्दे ऐसे हैं, और मैं कुछ ही गिना पाया हूं आपको, कई सारे मुद्दे ऐसे हैं कि जिसकी वजह से मोदी जी हर परिवार को अपने लगते हैं, और उनके प्रति देश की जनता के बीच में एक लगाव उनके साथ जुड़ा हुआ है कि ये आदमी हमारे देश को आगे बढ़ा रहा है और आगे बढ़ाएगा, इनको और अवसर देना चाहिए। आज मोदी जी हर जगह से खड़े नहीं रह सकते, मोदी जी की पार्टी यानी हमारी भारतीय जनता पार्टी हर जगह पे कॉन्टेस्ट नहीं कर सकती, पर जो गठबंधन हमारा है एनडीए में आज शिवसेना एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में राज्य में वो मुख्यमंत्री के बतौर काम कर रहे हैं। कई सारे निर्णय आज राज्य में मोदी जी की सरकार को वहां पर उसको यहाँ पर मैं कहूंगा कि उसको ताकत देने के लिए एकनाथ शिंदे जी भी ले रहे हैं। तो ऐसी सरकार अगर राज्य में भी काम करेगी, केंद्र में भी काम करेगी, तो मैं समझता हूं कि शिंदे जी की पार्टी शिवसेना पार्टी के कैंडिडेट अप्पा बारने जी, जो 10 साल तक इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए भी काम करते आए, इन्हीं को यहां से वोट मांगने का हक है। जो कल परसों चुनाव में खड़े रहने के लिए अपनी पार्टी बदलकर सामने जाकर खड़े हुए हैं, उनको ये कॉन्स्टिट्यूंसी भी मालूम नहीं, कॉन्स्टिट्यूंसी के इश्यूज भी मालूम नहीं, इनको ये चुनाव में जनता सीरियसली लेगी ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। कल बीजेपी पर कटाक्ष किए जा रहे हैं अपने सभा पर, उस पर आप क्या? वो 13 तारीख तक कटाक्ष करते रहेंगे, 4 तारीख को रिजल्ट सामने आ जाएगा, और जब उनको पता चलेगा उन्होंने जो डिपॉजिट वहां पर भरा था, वो डिपॉजिट भी उनको वापस नहीं मिल पाया है, कोई नया कैंडिडेट उनकी पार्टी को अगले 5 साल बाद ढूंढना पड़ेगा। तो जैसा कि आपने देखा, सीधे सवाल में हमने डायरेक्ट सवाल किए हैं, सर ने सभी सवालों का जवाब दिया। आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स पर जाकर दें। इसी प्रकार की न्यूज के लिए बने रहिए द पब्लिक न्यूज 24 के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।